अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। तिजारती और सनती सार्फिन की महंगी बिजली का बोझ गरीब आवाम को ही उठाना पड़ेगा। महंगी बिजली के बायस आटा, घी और चीनी समेत हर चीज महंगी हो जाएगी। कराची में दहशतगर्दी का खदशा, कैंट रेलवे स्टेशन फौज के हवाले कर दिया गया। सैलाब और बारिशों से सड़कें तबाह, तमाम बड़ी शाहराहों पर ट्रैफिक जैम, अवाम परेशान। कोयटा से पंजाब आने वाले 13 मुसाफिरों को बलोच लिबरेशन आर्मी ने शनाख्त के बाद कत्ल कर दिया। वजीर आला बलोचिस्तान को मुज़ाकरात की पेशकश का मुस्बत जवाब ना मिल सका। वफाकी हुकूमत ने नए टैरिफ का ऐलान कर दिया, जिसमें बिजली की कीमतों में कमर्शियल जो कीमतें हैं उसमें तकरीबन 6 रुपए यूनिट तक का इजाफा हो गया। बताया यह जा रहा है कि ये जो इजाफा है इसके नतीजे में हर चीज़ की कीमत महंगी हो जाएगी। आटा महंगा हो जाएगा, चीनी महंगी हो जाएगी, घी महंगी हो जाएगा, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो सस्ती होगी। कपड़े भी महंगे हो जाएंगे और ये जो महंगाई है इसका सारा बोझ पाकिस्तान के गरीब आवाम को उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है, जो कारखानादार है, वो ये जो इजाफा है उसको अपनी कीमत में डालकर तो वो आगे उसकी कीमत बढ़ा देगा, जिससे आवाम को तमाम जो इसका जो बोझ है वो उठाना पड़ेगा। किस तरह आवाम ये पैसे पे करेंगे और ये जो सब्सिडी हुकूमत ने ख़त्म की है इससे गरीब आदमी की ज़िंदगी कितनी तल्ख होगी, कौन सी चीज़ की कीमत कितनी बढ़ेगी, आज इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जनाब जुल्फ़िकार अली और उनके साथ मौजूद हैं जनाब माजिद अब्दुल्ला, जो साबिक वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशंस के। जुल्फ़िकार, आपसे गुफ्तगू शुरू करूँगा। ये जो इजाफा हुआ है, जिस बताया जा रहा है कि बाज़ जो मदें हैं उसमें तो 98% इजाफा हो गया है और ये अभी एप्लीकेबल है, तो ये कहा जा रहा है कि आटा, चीनी, हर चीज़ की कीमत महंगी होगी। कुछ बताएंगे आपके कितनी महंगी होगी? जी बिल्कुल समी साहब, उससे पहले मैं कि ये कितनी चीज़ें कौन कौन सी महंगी होंगी, एक बात मैं आपको थोड़ी सी वाज़ेह कर दूं कि ये जो टैरिफ इंक्रीज़ हुआ है ना, इसकी मैंने कैलकुलेशन की है। तो कमर्शियल टैरिफ इंक्रीज़ होगा वो 4.71 रुपीज़ एवरेज होगा, लेकिन इसके ऊपर जो 17% GST उसका इम्पैक्ट भी आना है, ये अभी वो नहीं बता रहे। तो ये जो इम्पैक्ट है ये 5.51 रुपीज़ पर यूनिट है कमर्शियल में, और इंडस्ट्री में जो है वो 8.83 रुपीज़ का यूनिट है। लेकिन जब इसको सेल्स टैक्स 70% कैलकुलेट करके शामिल करके आते हैं तो फिर ये 10 रुपये 33 पैसे फ़ी यूनिट एवरेज इंडस्ट्री की प्राइस बढ़ी है। और इसका इम्पैक्ट जो है वो मैं बताऊँ, वो माजिदुल्लाह साहब आपको आटे का तो बता देंगे, लेकिन मैं जो बताऊं कि जो सबसे अहम चीज़ है वो क्या है। देखिए, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा जो बैकबोन है एक्सपोर्ट्स के हवाले से वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो पंजाब में है समी साहब, उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म हो गया। अब यकीन करें कि स्पिनिंग, वेविंग और जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की, वो सारी उड़ के रह जाएगी। इनको अभी हुकूमत को ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। जुल्फ़िकार, मैं आप फिगर मुझे बाद में बताइएगा। ये जो आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्री कैसे उड़ के रह जाएगी, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो तो सारा इजाफा अपनी कीमत में डाल के तो वो सारे का सारा बोझ तो गरीब आवाम पर डाल देगा। जब आप कपड़ा लेने जाओगे तो वो तो सारी कीमत आप पे करेंगे, उसने तो अपने ऊपर कुछ नहीं लेना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पाकिस्तान के अंदर जो मार्केट है वो भी है, लेकिन इनका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो वो एक्सपोर्ट्स में आता है। एक्सपोर्ट्स में जो उनके ऑर्डर्स हैं वो प्लेस हो चुके हैं, नवंबर अक्टूबर तक उनके रेट तय हैं। उनको नहीं पता था कि ये एक बड़ा जो है मुसीबत उनके पास पड़ेगी, और उनके ऑर्डर, वो बांग्लादेश से उन्हें कम्पीट नहीं करना है, उन्हें दुनिया में जाके कंपटीशन नहीं करना। 15 से 20 सेंट फी काउंट, जो 20 काउंट का धागा है उससे जो 1 पाउंड की शर्ट बनेगी या पतलून बनेगी वो 20 सेंट महंगी हो जाएगी। और 20 सेंट का मतलब ये है कि आप कंपटीशन करते हुए मार्केट से आउट हो जाएंगे और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स की बेस है वो निकल जाएगी। तो मैं आपको ये बताऊं पंजाब के हवाले से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके हवाले से कि तकरीबन 105 अरब रुपए का इम्पैक्ट पड़ेगा इन पे, और लाखों लोग जो हैं वो इसमें बेरोज़गारी का शिकार होंगे, क्योंकि वो लोग सनतकार जो है ना, जैसे आप कह रहे हैं, एक तरफ तो ये कि वो पास ऑन कर देता है, दूसरी तरफ वो नुकसान नहीं उठाता, वो इंडस्ट्री बंद करता है। वो कहता है मैं नुकसान में चलाने से बेहतर है कि मैं इसको ताला लगा दें। तो बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आएगा इसके ऊपर टेक्सटाइल पे। अच्छा, और कपड़ा महंगा होगा? हाँ, कपड़ा आप देखें, मैंने इनसे बात की थी, खुर्रम इस्माइल साहब हैं आपके के इसी मेंबर हैं और बहुत बड़े टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सनतकार हैं। उन्होंने कहा कि फ़ी मीटर कपड़ा 15 से 20 रुपये महंगा हो जाएगा।
15 से 20 रुपए फी मीटर। हाँ, ये एवरेज कपड़े की बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी कपड़ा होगा 15 से 20%। यानी एक सूट जो है अभी जो 6 गज में, ये 6 मीटर में बनता है, आप ये समझें कि 150 पौने 200 रुपए उसकी कीमत बढ़ गई। आप लॉन वेल के कपड़े जो खवातीन के होते हैं, आप उनको देखो 5-5 हज़ार का सूट तो अभी बिक रहा है, तो एक एवरेज सूट है वो 10-1200 रुपये का बिकता है। अगर आप उसमें 600 रुपये और ऐड करते हैं तो मुझे पता है गरीब आदमी ने कहाँ से लेना है ये, तो ये बहुत बड़ी एक जो है ना वो। अच्छा माजिद साहब, आप ये बयान कीजिए, आप क्योंकि फ्लोर मिल एसोसिएशन के साबिक वाइस चेयरमैन भी, आटा ये तो हर आदमी ने खाना है, रोटी, आटे की कीमत कितनी बढ़ेगी ये जो अभी जो इजाफा हुआ है? देखिए जी, इसमें यह है कि जो गवर्नमेंट ने जो इस दफ़ा इंक्रीज़ दी है ये तकरीबन 50-60% बनती है, और आटे के अंदर अगर हम ओवरऑल इसका कहते हैं इसका मल्टीप्लाइंग इफेक्ट इतना ज़्यादा होगा, और जो ग्राइंडिंग कॉस्ट है जो 100 किलो की बोरी है गंदम की, उसके ऊपर तकरीबन 55 रुपये से 60 रुपये फी 100 किलो के ऊपर बढ़ जाएगा, और आटे का जो थैला है 20 किलो का वो 10 से 12 रुपये 13 रुपये इसकी इंक्रीज़ आ जाएगी। लेकिन ये जो इस वक्त इंक्रीज़ है इसको क्या हम अभी हतमी इंक्रीज़ समझेंगे कि इसके बाद आने वाले वक्त में भी कोई इंक्रीज़ होगी? क्योंकि ये हम नहीं कह सकते कि ये अभी जो इंक्रीज़ है इसके बाद कोई इंक्रीज़ नहीं आएगी और ये यहीं पे मसला रुक जाएगा। और क्या इस वक्त ये जो 50-60% का जो इंक्रीज़ गवर्नमेंट ने इस दफ़ा इस बिजली के मद में जो सब्सिडी विड्रॉ करके इन्होंने जो दिया है, इसकी वजह से क्या इंडस्ट्री को कोई बिजली जो है वो फालतू भी मिलेगी या इसी तरह की लोड शेडिंग का अजाब जो है वो सहना पड़ेगा? अभी 50% के तकरीबन जो है इंडस्ट्री जो है वो सफ़र कर रही है बिजली के 24 घंटों में से 12 घंटे 13 घंटे लाइट आ रही है। क्या ये बिजली का रेट बढ़ाने से क्या इंडस्ट्री को बिजली फालतू मिलेगी? क्या उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसकी दूसरी तरफ से इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करके उसको थोड़ा उसका फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? इसके ऊपर कोई भी बात अभी जो है वो गवर्नमेंट ने नहीं की है। और डेफिनेटली इसका जिस वक्त इम्पैक्ट जब अगले महीने का बिल आएगा इंडस्ट्री को, तो इसमें खातिर खा इजाफा होगा, और उससे जो है हर गरीब आदमी जो आटा जो एक हमारे मुल्क में जो बहुत अहम और एक खुराक का अंसर है हमारे मुल्क का, उसमें इफेक्ट इसका बहुत ज़्यादा होगा। नहीं, बात यह है कि समी साहब आटे के हवाले से देखिए बड़ी अहम चीज़ है ये आटा, हर आदमी इस्तेमाल करता है। गरीब आदमी के लिए ये बहुत ज़िंदगी मौत का मसला है आटे का जो महंगा होना होता है। अब आप देखिए कि माजिद साहब कह रहे हैं कि 10 से 15 रुपये हम जो है वो 12 रुपये हम थैला बढ़ा देंगे। देखिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये कह रही है कि हमने 670 रुपये में थैला बिकवाना है, मार्केट में 750 का बिक रहा है। यानी ये देखें गवर्नमेंट की जो विल है या जो गवर्नमेंट के जो एक्शंस हैं वो कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे गरीब आदमी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ऊपर से बिजली जो है इतनी महंगी कर दी है, वो कह रहे पास ऑन कर दे। माजिद साहब मैं ये चाहता हूँ, मतलब मेरी ये ख्वाहिश है कि कम से कम आप लोगों को उतना पास ऑन करें जितना आप, मतलब थोड़ा सा आप भी बर्दाश्त कर लें। अगर ज़्यादा कभी मुनाफे हुए हैं तो अभी उस मुनाफे में थोड़ी सी कमी करके लोगों को रिलीफ दें। इस मुल्क का गरीब आदमी जो है वो पहले ही पिसा हुआ है, अब उसमें कतन कोई गुंजाइश नहीं है कि किस्म की इंक्रीज़ को बर्दाश्त करें। जी जुल्फ़िकार, आप सही कह रहे हैं, हमारे साथ ही रहिए। माजिद साहब आप भी हमारे साथ हैं। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम ये इस पर गुफ्तगू जारी रखेंगे। जो खबरें आ रही हैं, जैसा आपने सुना, जो एक सूट की कीमत है वो 150-200 रुपये बढ़ जाएगी, आटा भी महंगा हो जाएगा, घी भी महंगा, और ये सारे का सारा जो बोझ है ये गरीब आदमी को बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो ट्रेडर है, वो इस सारी जो प्राइस में जो इजाफा है उसको उसकी कीमत में डालेगा, और ये पैसा सारा आपकी जेब में निकलेगा, जेब से निकलेगा। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि हुकूमत ने ये जो अपनी एनर्जी पॉलिसी में दावा किया कि वो जो बिजली बनाने की कीमत है उसमें कमी करेगी, क्या ये मुमकिन हो सकता है या ये भी एक सिर्फ वादा है, एक सिर्फ ख्वाब कौम को दिखाने की कोशिश की जा रही है? लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं बिजली की कीमतों में इजाफे से जो एक महंगाई का तूफान आ गया है, अगले चंद दिनों में मजीद तूफान आने वाला है। गरीब आदमी इससे किस तरह इसको फेस करेगा? माजिद अब्दुल्ला साहब, अभी बात हो रही थी जो प्राइस है इसके आटे के थैले की 750 में मार्केट में बिक रहा है, गवर्नमेंट 670 में बिकवाना चाहती है। ये इतना बड़ा डिफरेंस कैसे मुमकिन होगा? एक्चुअली इसमें जी डिफरेंस को ये है कि ये जो 670 का रेट है ये रमज़ान पैकेज का रेट है, और इसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडाइज गंदम रमज़ान पैकेज के लिए इशू करती है, और उसके लिए आटा जो है रमज़ान शरीफ के लिए सिर्फ जो है मुख्तस किया गया कोटा है। इसमें 1 लाख से 1.25 लाख टन गंदम जो है वो गवर्नमेंट ने मुख्तस किया है, पंजाब हुकूमत ने, ताकि लोगों को 670 रुपये के हिसाब से ही दिया है। 750 का जो रेट है रिटेल इस वक्त जो 20 किलो थैला मार्केट में हो रहा है वो नॉर्मल आटे का रेट है, जो गंदम जिसकी अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इशू नहीं कर रही, और ना ही गवर्नमेंट ने अभी तक अपनी इशू प्राइस अभी तक बताई नहीं है कि उन्होंने किस रेट पे इशू करनी है और किस क्वांटिटी में उन्होंने इशू करी। जब वो रेट आ जाएगा उस हिसाब से फिर जो है आटे के रेट का तयन होगा।
रही बात जो जुल्फ़िकार साहब ने की है कि जी मिलों वाले जो है पहले ये करते रहे हैं और अब थोड़ा सा उसमें जो इंक्रीज़ अपने को बर्दाश्त कर लें। एक्चुअली 2 साल से आटे की प्राइस में उतना ही इजाफा हुआ है जितनी गवर्नमेंट ने सपोर्ट प्राइस में और अपनी इशू प्राइस में इंक्रीज़ किया। जो 2 साल में यूटिलिटीज़ की प्राइसेस बढ़ी हैं, बिजली, डीजल, गैस, ये सब चीज़ों की जो प्राइसेस बढ़ी हैं, उसका इम्पैक्ट जो है वो अभी तक आटे के ऊपर नहीं आ सका है। और अभी गंदम इशू करेगी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, उस हिसाब से आटे का तयन होगा। लेकिन ये जो 50-60 है, ये शायद इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि शायद एक वन गो में इतना कभी भी नहीं हो सका जो। अच्छा जुल्फ़िकार, ये तो समझ में आ गई बात कि ये जो अभी हुकूमत जिस तरह कैलकुलेट करके बयान कर रही है, असल महंगाई तो इससे कई गुना ज़्यादा होगी। और जब ये लोग मार्केट में जाएंगे, ख़ासतौर पर तनख्वाहदार या जो दिहाड़ीदार आदमी है, उसके लिए तो ज़िंदगी गुजारना, मुझे नहीं पता वो कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे और फिर उसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी। ये जो दूसरी इंडस्ट्री है सारी की सारी, मसलन अगर कंस्ट्रक्शन का मटेरियल भी महंगा होता है तो जाहिर है लोग कंस्ट्रक्शन भी कम करेंगे। वो भी जो दिहाड़ीदार है उसको भी एक तरफ से दिहाड़ी नहीं मिलेगी, एक तरफ से काम नहीं मिलेगा, दूसरी तरफ वो आटा लेने जाएगा तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी हर चीज़ की। कौन कौन सी और चीज़ों की कीमत बढ़ रही है? समीर साहब, कोई चीज़ नहीं बचनी, सब चीज़ें महंगी होनी है। मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो बिजली के ट्रांसफार्मर होते हैं, इसमें 40% जो मटेरियल यूज़ होता है वो पाइप है। अब पाइप्स का जो रेट था ना पर मेट्रिक टन, कल तक बिजली का रेट बढ़ने से पहले था वो 92,000 रुपये था। आज वो 1 लाख रुपये की डिमांड कर रहे हैं उसके ट्रेडर्स, यानी 8,000 रुपये फी टन पाइप महंगा हो गया है। 40% उसमें पाइप इस्तेमाल होता है। ट्रांसफार्मर जो बिजली का वापडा का अपना है, तो आप देखिए इसके बाद ट्रैक्टर्स हैं, इसके बाद आप देखिए गीज़र्स हैं, इसके बाद पंखे हैं। इवन ये सब चीज़ें जहाँ पे पाइप या स्टील की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जहाँ पे रॉ मटेरियल के तौर पे बिजली यूज़ होती है, वो सब पे इसका इम्पैक्ट आना है, कोई चीज़ नहीं बचनी। और मैं बताऊँ पंजाब की ख़ास तौर पे टेक्सटाइल वेविंग इंडस्ट्री जो बहुत बड़ा एक सोर्स है रोज़गार का, उसने बिल्कुल कम्पीट नहीं कर पाना, क्योंकि यहाँ पे 12 रुपये यूनिट पर बिजली है और वहाँ पे जो गैस से बिजली बन रही है KP में, सिंध में और बलूचिस्तान में, वो कोई 7-8 रुपये के करीब है। तो ये एक बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी और एनॉमली पैदा हुई है, इसको बड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। एक बात मैं आपको और बताऊं समीर साहब, आज़ाद जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री से बहुत बड़ी ज्यादती हुई। उनका रेट जो है वो 5 रुपये 63 पैसे था, उसको बढ़ा के 12 रुपये 37 पैसे किया गया है। 53% की इंक्रीज़ दी गई है। अब आप देखिए 1450 मेगावाट आज़ाद के जम्मू कश्मीर से, मंगला से जो है वो, और उनका जो नया 100 मेगावाट का लारैब है उससे, और 50 मेगावाट आज़ाद कश्मीर के अपने प्लांट से 1450 मेगावाट में प्रोड्यूस करते हैं हाइडल बिजली, और वहाँ पे उनको दे रहे हैं सिर्फ 250 मेगावाट, और 250 मेगावाट पे भी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लग रहे हैं। मुझे पता है पानी की बिजली पे कौन सा फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं, और वहाँ की छोटी छोटी कॉटन इंडस्ट्री है, आज़ाद कश्मीर गरीब इलाका है, वहाँ पे इस किस्म का जो ज्यादती है, ये मैं समझता हूँ हुकूमत को इसके ऊपर गौर करना चाहिए। इसमें जुल्फ़िकार थोड़ा सा ये भी बयान कीजिए, जो हुकूमत ने अपनी एनर्जी की पॉलिसी बयान की थी उसमें यह दावा किया गया है कि 3 साल में वो जो प्राइस है बिजली बनाने की, उसको लागत को वो कम कर देंगे, क्योंकि शायद कोल पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। लेकिन इस पर ज़रूर कमेंट करें कि प्रैक्टिकली तो हमने ये देखा कि जो भी टैक्स लगा दिया गया माजी में, उसमें तो कभी कमी नहीं हुई ना ख़त्म हुआ। जैसे ये रावी का पुल बना था तो उस पर टॉल टैक्स लगा और ये कहा गया इतने साल में ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म तो क्या होना था, उसमें इजाफा हो गया और बल्कि लिया जा रहा है तब से। ये कुछ इसमें कोई हकीकत है या वादे ही वादे हैं? देखिए मेरी बात सुने, ये माजी आपके सामने है। जब ये IPPs लगे थे, ये बात है 1993 की, उस वक्त ये कहा गया था कि ये 2007 में इसका टैरिफ जो ऊपर जा रहा है ना, तो ये नीचे जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन उस वक्त फी बैरल $26 $28 तेल था, उसके बाद वो $126 हो गया, और वो रेट बजाय गिरने के 2007 के बाद वो ऊपर जाना शुरू हो गया। और 2007 के बाद पाकिस्तान में लोड शेडिंग शुरू हो गई, क्योंकि वहाँ पे जो बिजली की डिमांड और सप्लाई थी उसमें एक बड़ा गैप क्रिएट होना शुरू हुआ। अब मुझे बताइए, जब उतना उस वक्त दावा किया गया था वो पूरा नहीं होता, ये कैसे पूरा होगा? 7% बिजली इस वक्त कोल से है, ये कहते हैं हम 7,000 मेगावाट कोल से मजीद बनाएंगे, तो उस वक्त तो 25,000 मेगावाट डिमांड हो जाएगी, तो ये 7,000 आपके कहाँ पे नजर आएंगे आपको? और फिर उसके बाद आप देखिए, अब भी आप 19% तेल पे हैं, 41% गैस पे हैं। गैस की लोड शेडिंग हफ्ते में 3 दिन कर रहे हैं आप, CNG को नहीं दे रहे, कभी किसी को नहीं दे रहे, कभी किसी को नहीं दे रहे। तो ये सारा जो है ना, देखें ये यूटोपियाई काम है, ये कभी नहीं होना। इसका वाहिद हल जो है वो पाकिस्तान के हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक सिस्टम में है। पाकिस्तान के पास 90,000 मेगावाट का पोटेंशियल से मिसाब सिर्फ 7,000 मेगावाट बना रहे हैं। देखिए ये कुफरान नेमत है, अगर आप इसको टैप नहीं करेंगे पाकिस्तान में, खुदा न खास्ता, मैं इसको बड़ी जो है ना वो अपनी बड़ी रिजर्व रैक में ये स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो यकजहती है, कौमी यकजहती, ये बहुत बड़े ख़तरे में होगी। अच्छा माजिद साहब, आप ये बताइए, अब ये जो इजाफा है, कंज्यूमर इसमें प्रॉब्लम में आएगा, आप लोग भी प्रॉब्लम में आएंगे, और ख़ास तौर पर ऐसी जो प्रोडक्ट्स हैं जिनके आपने एक्सपोर्ट्स के एग्रीमेंट किए हुए हैं, अब ये प्राइस हाइक से
वो जो टारगेट्स हैं आप उनको मीट नहीं कर सकते, आप उनको प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो इस वक्त जो पाकिस्तान की एक जो साख है कि यहाँ से एग्रीमेंट हो जाते हैं, माल नहीं मिलता, अगर मिलता है तो सही टाइम पे नहीं मिलता, उसमें उसकी जो क्वालिटी है वो ठीक नहीं होती। अब ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ये किस तरह मीट करेगा? अब तो कास्ट ही इतनी बढ़ गई। देखिए बात ये है कि हमारा जो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम ही शुरू से ये रहा है, गवर्नमेंट का जो भी हो, कंसिस्टेंसी ऑफ द पॉलिसी है। कोई भी एक पॉलिसी बनाते वक्त जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, जो एक्सपोर्टर होता है, उसको जब तक ऑन बोर्ड रख के कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी और यूनिलैटरली एक तरफ पॉलिसी बना के अनाउंस कर दिया जाएगा और इंडस्ट्री को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाएगा, उसके फिर यही इसका अंजाम ये होगा कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, एक्सपोर्टर जो है, बाहर से ऑर्डर एक रेट के ऊपर जब वो कर लेता है, अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जहन में रख के एक प्रोडक्ट का फाइनल रेट जब दे देता है, उसके ऊपर जब ऑर्डर ले लेता है और फिर पता चलता है जी गवर्नमेंट ने यूटिलिटीज़ की प्राइस या किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ा दी है, उसकी तो फिजिबिलिटी उसी दिन आउट हो जाती है। वो फिर अपना ऑर्डर जो है वो पूरा नहीं फुलफिल कर सकता। फिर ये है कि जो बिजली जाने का और जो भी लोड शेडिंग का शेड्यूल है वही फॉलो नहीं हो सक रहा है हमारे। अच्छा ये बताइए अब इसको करेंगे कैसे? आप क्या इंडस्ट्रियलिस्ट ये जो एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर्स हैं उसकी वजह से ये जो सारा फैसला है इसको मानेंगे, इस पे रेजिस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे, क्या होगा? देखें जी, इंडस्ट्रियलिस्ट तो ये एक चीज़ चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि आज बिजली महंगी अगर कर भी दी है तो एक एश्योरेंस तो ये दी जाए कि ये दोबारा महंगी नहीं होगी और ये कितने अरसे तक ये चलेगा, नंबर 1। उसके बाद ये है कि हमें ये जब बिजली महंगी होने के बाद हमारी लोड शेडिंग में कितनी कमी होगी। अगर लोड शेडिंग में इसकी कमी हो जाती है तो इंडस्ट्री इसको अब्जॉर्ब ज़रूर करेगी, लेकिन आने वाले वक्त में इन एनी केस ही आगे पास ऑन होना है लोकल कंज्यूमर के ऊपर। बिल्कुल ठीक है समीर साहब कि अगर लोड शेडिंग ख़त्म करने की इंश्योरेंस मिलती है, लेकिन कैसे मिलनी है इंश्योरेंस? बात यह है कि 500 अरब रुपए का इम्पैक्ट है ये पर एनम, जो ये बिजली का रेट जो बढ़ाया गया है ये 136 अरब का है। जब ये डोमेस्टिक को लाएंगे तो ये तकरीबन 500 अरब सालाना का होगा। तो 500 अरब रुपए का इम्पैक्ट आपने लोगों को शिफ्ट किया, उसके बाद फिर आपने लोड शेडिंग ये कंट्रोल नहीं, आपने डिमांड 10% नहीं बढ़ रही, ये कभी कंट्रोल नहीं होना। और वो लोग जो 32 रुपये फी यूनिट बना रहे हैं डीजल डाल के जनरेटर से, वो बेचारे इसी तरह से मरते रहेंगे और फिर ये ऊपर से ये वाला इम्पैक्ट, तो कैसे चल सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार साहब और माजिद साहब, वक्त की कमी है जी। वो ये है कि ये बिल्कुल वैसे ही है कि जब FBR के साथ ये जो भी नया टैक्स लगता है तो जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर होता है उसके ऊपर फर्दर बर्डन कर दिया जाता है टैक्स को, ना कि जाके टैक्स बेस को बढ़ाया जाए। अभी भी यही लग रहा है कि जो ऑलरेडी बिजली इस्तेमाल कर रही इंडस्ट्री, इन्हीं के ऊपर बोझ डाल दिया जाए और जो बिजली की चोरी हो रही है और मिसमैनेजमेंट हो रही है उसको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको अगर देखेंगे तो आसान रास्ता चुना गया। शुक्रिया, वक्त क्योंकि कम है। जुल्फिकार साहब और माजिद साहब, बिल्कुल ये जो बोझ है ये उन्हीं पे जा रहा है, डाला जा रहा है जो इस वक्त एग्जिस्टिंग हमारे कस्टमर्स हैं। चोरी को और दूसरे लाइन लॉसेस को रोकने की कोशिश नहीं की जा रही, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट तो शायद इस गारंटी के बाद अपना काम शुरू कर देगा कि लोड शेडिंग ना हो और टैरिफ ना बढ़ाया जाए। लेकिन वो गरीब आदमी जिसकी ना तनख्वाह में इजाफा है, ना जिसकी दिहाड़ीदार जो है जिसकी उसकी अपनी उजरत में कोई इजाफा नहीं है, वो ज़िंदगी कैसे गुजारेगा? वो करोड़ों पाकिस्तानी जो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तल्ख कर दी गई है। शायद हुक्मरानों को इसका एहसास नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में यकीनन इसका खमियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कराची की, जहाँ पर एक और किस्म के हालात ने वहाँ के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियों को तंग कर दिया है, बारिश ने तंग कर दिया है, और ये बताया जा रहा है कि अब दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र वहाँ पे एडिशनल डिप्लॉयमेंट भी की जा रही है। क्या है ये सब कुछ, शैला रज़ा साहब से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कराची में दहशतगर्दी के खदशे के बायस कैंट रेलवे स्टेशन पर फौज तैनात कर दी गई है। शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। फौज और रेंजर्स किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ सैलाब और बारिशों से शहर कराची की सड़कें और मुतासरा आबादियां तबाही का मंजर पेश कर रही हैं। सैलाब से परेशान अवाम इमदाद के मुंतजर हैं, लेकिन हुकूमत वहां पर नजर नहीं आ रही। ये सारी सूरत हाल क्या है, ये आज हम गुफ्तगू करेंगे सिंध असम्बली की डिप्टी स्पीकर मोहतरमा शैला रज़ा साहबा से। अस्सलाम वालेकुम शैला साहबा। वालेकुम अस्सलाम। शैला साहबा, पहले तो ये बयान फरमाइएगा कि सिक्योरिटी क्योंकि अलर्ट है शहर में, क्या इत्तलात हैं कैंट स्टेशन पर, उसके इर्द गिर्द भी फौज की डिप्लॉयमेंट की गई है, दूसरे जो इलाके हैं वहाँ से भी इसी किस्म की इत्तलात हैं, खौफ व हरास है शहर में। आप इस वक्त जो इंतजामात हैं कुछ मुख्तसरन हमें बताइएगा कि क्या है ये सारी सूरत हाल। समीन, यहाँ पे पूरे मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। इतना बड़ा वाक़या DI खान में हुआ, फिर ये जो कल टूबर टेक्सन की तरफ
जो है ये हुआ। तो इस तरह के इत्तलात, क्योंकि सिंध में भी कुछ कैदी भी हैं और जो सूरत हाल है उसको देखते हुए अगर इस वक्त देखा जाए तो पूरी दुनिया में ही जो है आपने सुना होगा कि सिफारत खाने बंद हो रहे हैं फलानी जगह से और ये सब, तो हमें भी मेजर्स लेने हैं और इस पे काम हो रहा है। अच्छा, दूसरा इस पे कमेंट कीजिएगा कि ये अभी बारिश आई तो हमने देखा कराची में मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ आबादियाँ बिल्कुल डूब गई और लोग अपनी मदद आपके तहत सब कुछ कर रहे थे। हमें हुकूमत उस तरह से नज़र नहीं आई जिस तरह कराची एक मेट्रोपॉलिटन है वहाँ जैसे नज़र आनी चाहिए थी। बात यह है कि जहाँ बारिश हुई थी वहाँ पे मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने फ़ौरन फ़ौज बुलाई थी और रेंजर्स के साथ और फ़ौज के साथ वो चले गए थे। लेकिन जहाँ पे थड्डू नाला और कीर्थर के पहाड़ी सिलसिले से गडाफ टाउन के साथ जो है वहाँ से जो एक रैला आया और जिसने जो है अमरोहा सोसाइटी और सपूरा वाले इलाके को डुबोया, वो एक नई सूरत हाल थी और उसमें गवर्नमेंट के लोग इसके लिए ट्रेंड नहीं होते और उन्होंने फ़ौरन जो है उसके लिए नेवी से गोताखोर और ये सब बुलाए थे। और अब जो है बारिश का पानी तो सेकेंड डे ही जो है ड्राई कर दिया गया था। उसी रात मिनिस्टर साहब उतर गए थे स्टाफ अपना बुला के फ़ौज के साथ, लेकिन जो बाकी और जहाँ पे रेले का पानी आया था वो तकरीबन आज हर जगह से ख़त्म हो चुका है। हाँ, क्योंकि ये रेला था और एकदम से जो है पानी आया और तकरीबन 4-4 फीट घरों तक में आ गया, तो जो तबाही हुई है कि लोगों के सामान और वो पानी तो उतर गया लेकिन यकीनन लोगों का नुकसान बहुत हुआ है। लेकिन जहाँ तक आप कहते हैं गवर्नमेंट देखने में नहीं आई, मैं समझती हूँ कि ये बहुत बारिश थी और प्रेडिक्शन से ज़्यादा बारिश थी। उसके बावजूद दूसरे दिन मैं जो थी वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट भी गई थी और लियारी साइड भी गई थी, क्लिफ्टन के इलाकों में भी गई थी। पानी जो है वो सुखाया जा चुका था, सिर्फ वो इलाके अफेक्टेड थे जो कि हैं और उनमें से भी आज तकरीबन सबको ड्राई कर दिया गया है। अच्छा शैला साहबा, जैसे अब आपने कहा पानी उतर गया है, सिंध के मुख्तलिफ शहरों से हमारी नुमाइंदों से भी बात हुई और कराची में भी बात हुई। जहाँ जहाँ पानी उतरा है वहाँ पर जो सड़कें थी, नई बनने वाली सड़कें जो हैं वो भी बिल्कुल टूट फूट गई हैं, जिससे ये एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये सिर्फ बारिश की वजह नहीं थी। शायद जब इन सड़कों को बनाया गया, जब इन पुलों को बनाया गया तो उसमें भी कोई घपला इस तरह का किया गया, मटेरियल शायद इतना नहीं अच्छा था जिसकी वजह से एक ही बारिश ने इसको साफ कर दिया। कुछ इस पर रोशनी डालेंगे क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 5 साल से, वहाँ पर कोई इस हवाले से इंक्वायरी होगी, कुछ इसका भी नोटिस ले रही है हुकूमत? जी, गवर्नमेंट तो काफ़ी चीज़ों का नोटिस ले रही है, इसीलिए बहुत सारा जो गायब स्टाफ है उसके मुअत्तल भी किया गया और इसके अलावा ये कि ऑडिट भी कहा है क्योंकि बहुत सी मशीनरीज जो हैं वो ऑन पेपर्स हैं लेकिन मौजूद नहीं है, तो इसके ऑडिट की भी बात हुई है। लेकिन इसके अलावा भी जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको याद होगा कि 2011 जनवरी में जो है परवेज़ मुशर्रफ का जो बनाया हुआ परवेज़ मुशर्रफ का जो ऑर्डिनेंस था वो ख़त्म हुआ था और उसके बाद से सन 2011 जनवरी से हमारे यहाँ जो लोकल बॉडी का जो सिस्टम था, पहले वही सिस्टम ने काम किया लेकिन फिर 1979 लगाया गया। अब वो सिस्टम तो 1979 है लेकिन तनख्वाहें जो हैं वो 2001 के ही उसकी दी जा रही हैं और अमली तौर पर मैं समझती हूँ कि हमारी क्योंकि MQM के साथ एक मफाहमती पॉलिसी थी और है भी, चाहे वो अपोजिशन में रहे, तो कराची के 5 में से 4 DMCs उनके पास हैं जिसमें उनके MNA और MPAs एज कंट्रोलर भी और उन्हीं के रखे हुए ऑफिसर्स भी हैं, काम कर रहे थे। और जहाँ तक ये बात है डेवलपमेंट बजट, जाहिर है कि जब आपके प्रॉपर इदारे नहीं होंगे और MNA MPAs के हाथों से जाएगा तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो प्रॉपर वे में ईमानदारी से यूज़ करें, वरना तो हम देख रहे हैं कुछ शहर में सड़क हैं जो अच्छी भी हैं, वरना अंडर पासेस तो आपको याद होगा कि मुस्तफ़ा कमाल जब नाजिम थे कराची के, बारिश हुई थी तो अंडर पास में 14 लोग फंस के मर गए थे और उसमें हमें फॉल्टीज़ हैं, उसमें बड़े पानी जमा हो जाता है हर दफ़ा। और इसके अलावा अगर हम देखें कि बड़ी बात होती थी II चंडीगढ़ रोड की कि जी ये मॉडल सड़क है और उस पर काफ़ी फ़ंड लगा, लेकिन उसका भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। फिर इसी तरह हम सिविक सेंटर की तरफ जब जाते हैं
तो जो पुल बने हुए हैं आज से तकरीबन 4 साल पहले ही उसमें जो है 1.5 इंच का ऊंच नीच आ गई थी, और जहाँ जहाँ जो है ये बड़े बड़े ब्रिजेस ख़त्म होते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ इस तरह का फॉल्ट है कि वहाँ बहुत सारा पानी हो जाता है, और फिर आपने देखते हैं कि मुख्तलिफ चैनल से दिखाया जाता है। तो इस पे आप है ये एक संजीदा ज़रूरत है कि जो ये चीज़ें बनी गई और फॉल्ट है इनमें, तो इनको ठीक किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहबा, जो ये कह रही थी कि जो इस वक्त बहुत ज़्यादा फॉल्ट है और ख़ास तौर पर जो शहरी हुकूमत है वहाँ की जो ज़िले इंतज़ामिया है वो इस किस्म के वाक़यात के लिए तैयार नहीं होती, इसीलिए फ़ौज को बुलाया गया, इसीलिए नेवी को बुलाया गया, और ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह के इदारे डेवलप किए जाएँ और ये जो कमियां हैं इसको दूर किया जाए। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत बिल्कुल इस बात को देख रही है कि जो बारिश के बाद सड़कों की सूरत हाल है कि जो करप्शन की गई मटेरियल के लगाने में, इस पर भी उन्होंने कहा हुकूमत की नज़र है और ज़रूर इसको देखेंगे। नाजरीन, अब हम आपको लिए चलते हैं एक पाकिस्तान के दूसरे हिस्से की जानब, गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ ज़िला द्यामीर के SSP मोहम्मद हिलाल, पाक फ़ौज के कर्नल जनाब मुस्तफ़ा जान और कैप्टन इशफाक अजीज़ को फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। कर्नल गुलाम मुस्तफ़ा जो नांगा पर्बत का सानिया था उसके इंक्वायरी अफसर भी थे। इस साने में गैर मुल्की सियाहों को कत्ल किया गया, वो इसकी तहकीकात कर रहे थे। उन्होंने इस हवाले से मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार भी किया था और ये अफसरान अमन अमान के हवाले से एक मीटिंग के लिए जा रहे थे, शिरकत करने के लिए जा रहे थे जो DCO हैं मोहम्मद अजमल उनकी तरफ, और वहाँ पहाड़ों में छुपे हुए दहशतगर्दों ने उन पर हमला किया और कालदम तहरीक पाकिस्तान के मरकज़ी तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद ने इस हमले की जिम्मेदारी भी कबूल की है। ये सब क्या है, अब जो सानिया नांगा पर्बत है उसकी तहकीकात कौन करेगा, क्या वो रुक गई हैं, ये हमला करने वाले बज़ाहिर कौन लोग थे। हम चलते हैं वहाँ जो DCO हैं द्यामर के जनाब मोहम्मद अजमल, वो हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब अजमल साहब। वालेकुम सलाम जी। अजमल साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या ये जो वहाँ पर अफराद शहीद किए गए, ये बयान कीजिएगा कि कुछ अंदाज़ा हुआ ये कौन लोग थे और वो जो तहकीकात कर रहे थे सानिया नांगा पर्बत की, अब उसके हवाले से क्या होगा? देखिए, ये पिछले कुछ दिनों में ये सिक्योरिटी अलर्ट पूरे पाकिस्तान की तरह इस एरिया में भी आ रहे थे, तो उस हवाले से हमने सिक्योरिटी काफ़ी हाई अलर्ट की हुई थी। ज़ाहिरन तो आपके नॉलेज पे है कि नांगा पर्बत वाले इशू के ऊपर भी काफ़ी तहकीकात हो रही थी, और उसमें जो है हमारे पाक फौज के ऑफिसरान और हमारे पुलिस के जो ऑफिसरान हैं वो मिल के काम कर रहे थे। तो उसके साथ साथ जो है यहाँ पर काफ़ी हाई अलर्ट और रेड अलर्ट टाइप सिक्योरिटी चल रही थी। तो हम लोग के एक SOP था कि हम कोऑर्डिनेशन मीटिंग सिक्योरिटी रिव्यू के लिए बैठा करते थे। ये जो वाकया हुआ है इस हवाले, ये कोई जगह फिक्स नहीं थी, कहीं कभी हम कहाँ रेस्ट हाउस में, कभी किसी और जगह पे, और कभी मेरे घर पे बैठते थे। तो रात वो आप जैसे फरमा रहे थे कि वो इधर आ रहे थे, इनफैक्ट वो मीटिंग करके वापस जा रहे थे। तो अगर मैं थोड़ी सी आपको डिस्क्रिप्शन दूँ इस एरिया की, तो ये एक डिप्रेशन में बना हुआ है कॉलोनी स्टाइल का घर है। यहाँ से स्टीप राइज करके फिर आपको ऊपर शहर की तरफ जाना पड़ता है। तो जैसे ही स्टीप राइज के ऊपर चढ़ना शुरू हुए तो आगे से एम्बुश हुआ और जो है वो हिलाल खान, कर्नल मुस्तफ़ा और जो कैप्टन इशफाक के देव शहादत, ये इस वाक़े की मुख्तसर अहवाल है जी। अच्छा अजमल साहब, ये भी आया कि बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुछ इलाके को घेरा भी सही, ये बयान कीजिए, कुछ अंदाज़ा हो सका आपको कि हमलावर कौन थे, किस तरफ से आए थे, या कोई सिक्योरिटी थ्रेट तो डेफिनेटली था, लेकिन क्या इस हवाले से कोई थ्रेट था कि इस टीम पर हमला होने वाला है? नहीं, इस तरह का कोई नहीं था जी। और जो आपका सवाल है कि सिक्योरिटी ने यहाँ पे पूरे ले लिया, तो बात है जैसे ये क्या हुआ तो DB स्काउट्स यहाँ पर एक्टिव है और पुलिस के जो टीमें हैं उन्होंने पूरे इलाके को हिसार में ले लिया। और अभी इस वक्त भी इसकी सुबह जिस वक्त ये वाक़या हुआ उस वक्त से लेकर अभी तक इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन बहुत कबल वक्त होगा किसी तरह की भी इससे कोई नतीजा दखल करना, क्योंकि अभी तो प्रोसेस कंक्लूड नहीं हुआ, किसी से वो चल नहीं रहा।
जैसे ही कुछ इसमें कंक्रीट चीजें सामने आई तो फिर वो हम उस पोजीशन में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अजमल साहब, जो ये कह रहे थे कि ये जगह तय नहीं होती थी मीटिंग की, लेकिन बहरहाल ये हमला हुआ जिसमें जो सानिया नांगा पर्वत की तहकीकात करने वाले जो फौजी अफसरान थे उनको शहीद कर दिया गया। अब हुकूमत कोशिश कर रही है कि जो इस हमले में मुलव्वस लोग थे उनको पकड़ा जाए। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बलूचिस्तान की, जहाँ पर बस से उतार कर ऐसे 12 लोगों को 13 लोगों को शहीद किया गया जिनके पास पंजाब के शनाख्ती कार्ड थे, जो पंजाब आ रहे थे। ये सब बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, क्या हुकूमत सही सिमत में जा रही है, क्या इस मसले का हल निकल सकता है, ये हमलावर कौन है, ये सब हम गुफ्तगू करेंगे जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह जनाब तलाल बुगटी के साथ। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वज़ीर आला बलोचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच सूबे में अमन अमान के लिए तमाम तंजीमों को मुज़ाकरात की पेश कर चुके हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन तंजीमों में मौजूद इंतहा पसंद अनासर मसाइल को बातचीत के जरिए हल ही नहीं करना चाहते। वो बंदूक रखने के लिए तैयार नहीं है। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी का एक और जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें कोयटा से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आने वाले 13 मुसाफिरों को बस से उतार कर कत्ल कर दिया गया। मच इंतजामिया के मुताबिक इन मुसाफिरों को अगवा करके पहाड़ों पर ले जाया गया, जहां बाद में इनकी मसखशुदा लाशें मिली। बलोच अलहदगी पसंद तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल की है। बलूचिस्तान के क्या हालात हैं, क्योंकि जो बलोच कौमियत परस्त हैं, जो रहनुमा हैं, उनका ये कहना है कि जब भी इस किस्म का वाक़या होता है तो जो लोग दूसरे सूबों से मारे जाते हैं उन पर तो बात की जाती है, लेकिन जो हज़ारों बलोच मारे गए हैं उनके ऊपर बात नहीं की जाती, और जो सैकड़ों के हिसाब से बलोच लड़कियां अगवा की गई हैं उनके बारे में बात नहीं की जाती। आज जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह जनाब तलाल बुगटी हमारे साथ मौजूद हैं और इन मौज़ूआत पर उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब बुगटी साहब। जी वालेकुम सलाम। बुगटी साहब, ये बयान कीजिएगा कि ये वाक़या हुआ है जिसमें पंजाब में आने वाले जो लोग हैं उनको कत्ल किया गया है बस से उतार कर, उनके शनाख्ती कार्ड देख कर। क्या समझते हैं आपके इस वक्त जो मामलात को सुलझाने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत की जो कोशिश है, नाराज़ बलोच रहनुमाओं को एक टेबल पर लाने की जो कोशिश है, आप देखते हैं सही सिमत में जा रहा है सूबा? मुझे तो कोई कोशिश नजर नहीं आ रहा। आपको अगर कोई नजर आ रहा है, उसने सुलेमानी टोपी पहना हुआ है और जो मुझे एनक पहन के नजर नहीं आ रहा, तो अलग बात है। बहरहाल ये जो वाकया हुआ है बड़ा अफसोसनाक है, ये यूनाइटेड नेशन के चार्टर के खिलाफ है। ये बयान कीजिएगा कि ये कौन सी कुव्वतें हैं, क्योंकि ये हमेशा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने में कुछ बैरूनी ताकतें भी इसमें शामिल हैं। ये जो इस किस्म के वाक़यात हैं जिसमें सूबों को लड़ाने की कोशिश है या कौमियत को लड़ाने की कोशिश है, आप क्या समझते हैं कौन है पीछे इसके? देखिए जी, वो तो गवर्नर मक्सी साहब आज से 1.5 साल पहले किसी पासिंग आउट परेड में क्या कहते हैं कोयटा छावनी में जवाब दे चुके हैं। किसी ने उनसे इसी से मिलता जुलता सवाल किया था, उन्होंने बोला हम जब के दूसरों के मामलात यानी इंडिया के मामलात में दखल देते हैं तो वो भी दखल देगा। अच्छा, ये बयान कीजिएगा कि ये जो सारा मामला है, अब जो इस वक्त सूबे की सूरत हाल है, किस तरह इसको हल किया जाना चाहिए? आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए जी, अगर कोई हल करने के तलाश में हो तो उसका इलाज दरियाफ्त हो सकता है। अब देखिए, ये मसनूई क़यादत को लाके बिठा दिए, तमाम इंतखाबात रिग हुए हैं, और गुज़िश्ता कल या परसों मैंने सुना है अख्तर मेंगल भी वापस चला गया है। उसको सबस बाग दिखा के ऐसा किया गया है कि वो याद रखेगा। और हमारे जमहूरी वतन पार्टी में के साथ जो रिगिंग किया गया है, डेरा बुगटी नो गो एरिया, और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि जी नवाब बुगटी के खानदान 2.5 लाख बुगटियों को आबाद करो और इंतखाबी फरिश्तों में और इलेक्शन अपने शनाख्ती कार्ड बनाओ, जो कि नहीं बने। इंतखाबात से 10 दिन पहले मैंने पिटीशन दायर किया हाई कोर्ट बलूचिस्तान में, काजी चीफ जस्टिस साहब के बेंच में। उन्होंने बोला कि जी हमने बोला कि जी स्टे दें, चूंकि बुगटी आबाद नहीं हो गए सिपी डिवीजन में। उन्होंने इनकार कर दिया, बोलते स्टे नहीं दे सकता। ये एक नादान बच्चे को भी पता चलेगा कि ये ऊपर से प्रेशर है, ये हाई कोर्ट का अपना वर्डिक्ट नहीं है। तो ऐसे हालात में यही हाल जू के तू रहेंगे। और ये जो बड़ा वाकया हुआ है, ये यूनाइटेड नेशन के चार्टर के खिलाफ है और बड़ा अफसोसनाक है। गरीब मिस्किनों को मारने से अल्लाह ताला भी नाराज होता है। और अभी मेरे बिल्कुल बाल खड़े हो गए ये जो बातें मैं कर रहा हूं, यानी अफसोस में।
बुगटी साहब, जो आपने तस्वीर खींची है ये तो एक बड़ी मायूसी की तस्वीर है, जिसमें आपका ये कहना है कि ये मसनूई क़यादत आके बिठा दी गई है। लेकिन ये लोग तो इलेक्टेड लोग हैं सारे के सारे, और जो सियासी जमातें हैं उन्होंने भी नताइज को भले अंडर प्रोटेस्ट तस्लीम किया है, लेकिन उनको तस्लीम तो किया है। अच्छा, ये जो डेरा हमारे जमहूरी वतन पार्टी के जितने कैंडिडेट थे टोटल वोट 880 पड़े, क्या ये मानने में आएगा जो जिन्होंने इंजीनियर किया उनमें इतनी अकल नहीं थी कि 19-20 का फर्क रखते, और जो डेरा मुफ्ती से सरफराज को बिठाया है उसके पास तो कोई घर का वोट नहीं है, क्यों आप ऐसी बातें कर रहे हैं? अब बुगटी साहब ये बयान कीजिएगा कि जो डॉक्टर मालिक हैं ये भी बस कोशिश करते रहे, बड़े ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, और इनके भी जो ख्यालात ऐसे ही हैं, ये मुज़ाकरात पर बिलीव करते हैं। जो मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा, इन्होंने भी कहा है कि ईद के बाद हम मुज़ाकरात भी करेंगे तमाम ग्रुप्स के साथ, इस बात से कतई नज़र कि वो उसकी क्या बेसिस हैं। तो आप नहीं समझते कि ये मुज़ाकरात के ज़रिए ही मामला हल होगा और डॉक्टर मालिक इसको हल कर सकते हैं? देखिए जी, डॉक्टर मालिक के दायरे अख्तियार में नहीं है हल करना। जिन कुव्वतों ने इसको वजारत आला के सीट पे बिठाया है, अगर ये उनसे पूछेगा, अगर इसने अपने तौर पर किया तो इसके पर जर जाएंगे। और ये जो इस वक्त डेरा मुफ्ती अंडर सीएज है, कच्छ, डेरा मुफ्ती, अवारान, खुजदार से तो आधे लोग हिजरत कर गए, फौजी ऑपरेशन जारी है। ऐसी सूरत में कोई इससे मुज़ाकरा नहीं करेगा। यानी इसके आकाओं के अहकामात के बाद अगर ये तैयार हो जाए, मुज़ाकरा के लिए कोई भी नहीं करेगा जब तक फौजों की वापसी, खुफिया इदारों का मुदाखलत खत्म, और ये जो कभी जी कैडेट कॉलेज बना रहे हैं, कभी छावनी बना रहे हैं, और कभी ये जो गड्डानी हमारे वर्जन कोस्ट है उस पर कब्जा कर रहे हैं, हगूल और उरमाड़ा नेवल बेस, ये सब कब्जों के चक्कर हैं। हमें कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं चाहिए जो हमें महसूस हो कि हमारे साहिल वसाइल पर कब्जा होगा। और जैसे कि गवर्नर मक्सी साहब ने फरमाया है कि हम जब इंडिया के या अफगानिस्तान के मामला में दखल देंगे तो उनको भी हक है। तो अगर सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे मैं कई दफा कह चुका हूं, साहिल वसाइल पर अख्तियार दें, FC फौज को हटाएं, खुफिया इदारों के पर काट दें। मैं पहला आदमी हूंगा जाके बैरून मुल्क जो लीडरशिप बैठी है उनसे बात करूंगा। 100 दफा बोल चुका हूं, मेरा कोई बात नहीं सुन रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये खूबसूरत मुल्क जिसके 4 मौसम हैं, समुंदर हैं, खुश्क पहाड़ हैं, बर्फानी पहाड़ हैं, इससे हम हाथ में दो बैठे तो हमसे बदकिस्मत और कौन होगा? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तलाल बुगटी साहब, जो ये कह रहे थे कि इस वक्त जो पॉलिसीज़ हैं, जो इस वक्त करने की कोशिश की जा रही है, वो उससे मकासद हल नहीं होंगे, बलूचिस्तान में अमन कायम नहीं होगा। एक मसनूई क़यादत को बिठाया गया है, इलेक्शन में रिगिंग की गई है, और फिर उन्होंने ये कहा कि अगर हम जो बैरूनी ममालिक में मदाखलत को बंद नहीं करेंगे तो फिर हमारे यहाँ भी जो मदाखलत होती रहेगी। बहुत एक सीरियस मामला, एक इंतहाई तशवीशनाक मामला पाकिस्तान के लिए कि आज जो वाक़या हुआ जिसमें पंजाब में आने वाले लोगों को कत्ल किया गया उनके शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर, सूबों को लड़ाने की कोशिश। लेकिन तलाल बुगटी साहब का ये कहना है कि मसनूई तौर पर बिठाई गई क़यादत इस मसले का हल नहीं कर सकती। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में नई खबरों और नए एनालिसिस के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।